ये है समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। नमस्कार, सारा प्रणाम। प्रशांत आंग्रे और बड़ी बात में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज की बड़ी बात में हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम से जुड़ी उन फाइलों की जो पुलिस विभाग से हो गई है गायब। साथ ही बात करेंगे मुंबई में असुरक्षित महिलाओं की, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कपास और धान के मामले में विदर्भ के विधायक आक्रामक। बीजेपी विधायक नाना पाटिल 1 साल के लिए निलंबित। पुणे के मावल फायरिंग की नहीं होगी सीआईडी जांच। राज्य सरकार का दावा, सही दिशा में हो रही है जांच। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर उठे कई सवाल। शक के घेरे में नामचीन पुलिस अधिकारी। और पुणे के वाडेवोलाई गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयरफोर्स का सुखोई 30। ट्रेनिंग के दौरान हुई दुर्घटना, कोई हताहत नहीं, दोनों पायलट सुरक्षित। तो क्या मुंबई में पुलिस डिपार्टमेंट से गायब हो रही फाइलें और क्या वजह इसकी? क्या पुलिस दे रही है अपराधियों को संरक्षण? दरअसल ये सवाल उन फाइलों के गायब होने के बाद उठा है जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम की दास्तां से जुड़ी हुई है। बड़ी बात में हम इसी मसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां गई दाऊद इब्राहिम से जुड़ी फाइलें और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। मुंबई पुलिस के एक तेज तर्रार ऑफिसर पर लगा है ऐसा आरोप जो एक से एक भ्रष्ट नेताओं पर भी नहीं लगता। और सबसे दुखद बात तो यह है कि इसके गिरेबान को झुलसा रहा आरोप कई नामचीन अफसर्स के दामन को भी लपेटता यहां पे नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जी हां, मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का कारनामा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस अधिकारी के कारनामे से गृह मंत्रालय को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, मुंबई पुलिस के ये वो अधिकारी हैं जिनका नाम सुनते ही होटल मालिक, भूमाफिया, बार मालिक और दूसरे धंधे करने वाले लोग खौफजदा हैं, क्योंकि आए दिन होने वाले पुलिस की छापेमारी का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन आरटीआई के तहत मिली जानकारी ने मुंबई पुलिस के इस दबंग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, इनका नाम है एसीपी वसंत ढोबले। जी हां, ये वो अधिकारी हैं जो अब तक देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी 12 अति महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज खो चुके हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र पांडे द्वारा हासिल की गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि वसंत ढोबले ने दाऊद इब्राहिम गैंग की 12 फाइलें खो दी। दाऊद गैंग के रिलेटेड गुल हुई हैं। मैंने फिर आईटीआई मारा है कि भाई वो 12 जो कौन से लोग थे जिनकी फाइल गुल हुई और नई फाइल बनी कि नहीं बनी, ये सब मांगा। उसमें इसमें बड़े दुख की बात है कि खाली नाराजगी व्यक्त करके छोड़ दिया ऐसे लोगों को। ये विधान भवन में थे, विधान भवन दयाल साहब के टाइम पे विधान भवन में थे, और अभी ये पटनायक साहब के आते ही मानिए इधर आ गए। इतनी क्रीम पोस्टिंग, इनके रिकॉर्ड को देखते हुए क्रीम पोस्टिंग दी गई है क्या इनको? वो हिसाब से सारस्कर साहब, कामते साहब और करकरे साहब जैसे जो बलिदान हो गए देश के लिए, उनकी शहादत को याद करने के बाद और इसको देखने के बाद, इतने गंदे आदमी को देखने के बाद अब क्या किया जाए? अब बताइए। अभी मैंने आर पाटिल जी भी मैं जाके पर्सनली मिलने वाला हूँ और मुंबई हाईकोर्ट में भी मैं जा रहा हूँ कि ये इसका क्या है। एक तरफ आरटीआई के तहत मिली जानकारी मुंबई पुलिस के इस अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर
मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक के राइट हैंड माने जाने वाले वसंत ढोबले अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे। वसंत ढोबले आज भी दावा कर रहे हैं कि वे पाक साफ हैं। ये जो फाइलें गायब हो गई हैं, इसे जो कहते हैं वो देट वाज सम फाइल्स हैव बीन मिसप्लेस्ड फ्रॉम दिस MOB और I had an occasion to handle these files for updating the dossiers, but I don't know anything about at what point of time these files have got misplaced. I am nowhere responsible for missing those files, or even though I don't know whether these files are really missing or what. So I have nothing to do with these files. गौरतलब है कि वसंत ढोबले वही पुलिस अधिकारी हैं जब पूना में रहते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वसंत ढोबले क्राइम ब्रांच के वही अधिकारी हैं जो जावेद फावड़ा फेक इनकाउंटर केस में फंसे और काफी साल सस्पेंड भी रहे। लेकिन जब तक मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ किसी के सर पर हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भले ही वसंत ढोबले RTI की सच्चाई से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन इतना तो साफ है कि मुंबई में इस दबंग ऑफिसर की तूती बोल रही है। पोल खुल जाने के बावजूद भी इस मामले में ACP वसंत ढोबले खुद को क्लीन चिट देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मुंबई पुलिस के इस अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ी खोई हुई तमाम फाइलों को ढूंढ निकालने के लिए आज तक मुंबई पुलिस ने आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए। कैमरामैन मनोज हलवाई के साथ राहुल अस्थाना, समय मुंबई। तो इस अहम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ में शशिकांत शेट्टी, जो कि बार एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ रविंद्र पांडे, जो कि RTI एक्टिविस्ट है, जिनके जरिए यह मालूमात हासिल हुई है कि 12 फाइलें गायब है। और कुछ एक क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे YC पवार साहब, जो कि पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करता हूं सीधा रविंद्र पांडे जी के साथ में। रविंद्र पांडे जी, सबसे पहले जब ये मालूमात आपको मिली और इस प्रकार का ये पुलिस ऑफिसर जो ACP वसंत ढोबले है, 12 फाइलें इनके कार्यकाल में गायब होती है, कितना बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है हिंदुस्तान के लिए। ऐसा है कि मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा जी कि मैं RTI एक्टिविस्ट हूं और मैं ये जानना चाहा गूगल में 20 में इन्होंने 2 महीना पहले एक मैसेज किया था जी, और इनके मैसेज के अनुसार मैं इनके बारे में जानना चाहा। मैंने गूगल में भी कुछ सर्च किया तो गूगल में कुछ बातें मिली, उसी के आधार पे मैंने RTI के जरिए इनके बारे में जानना चाहा। मजे की बात तो यह है कि मेरे RTI का एप्लीकेशन जैसे ही पढ़ा, ये गूगल के अंदर से सारी जानकारियां हट गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझको उसी दिन लग गया कि ये इसके पीछे दाल में बहुत बड़ा काला है और इसके तह तक जाना जरूरी है। मेरे पास जो जानकारी आई, पहले इंफॉर्मेशन अधिकारी RTI अधिकारी ने नील दिया, इनके बारे में इनको एकदम क्लीन चिट दिया, कुछ भी बताया नहीं और मेरे सारे सवालों से नकार गए। फिर मैंने अपील में जाने का तय किया कि मैं इस मैटर में अपील में जाऊंगा। मैं मेरे एडवोकेट शिशिर पांडे के जरिए अपील की हेयरिंग हुई शीला साहिल जी के सामने, और शीला साहिल जी के पास से जो जानकारियां उस समय आई वो एकदम चौंकाने वाली जानकारियां थी। सबसे पहली बात, जो बड़ी बात सामने आई, दाऊद इब्राहिम गैंग की 12 फाइलें इनके कार्यकाल में CIU में थे उस समय गायब की गई। मेरा दावा है ये फाइल गायब नहीं, गायब कराई गई है जी। और उसी RTI में पता चला कि ये पूना के अंदर रंगे हाथ रेड हैंड पकड़े गए थे रिश्वत लेते। उसी RTI में पता चला कि DN नगर के अंदर डेथ इन कस्टडी का मैटर इनके ऊपर हुआ। और जो मैंने जानकारियां मांगी थी जावेद फावड़ा के बारे में, मैंने जो जानकारियां मांगी वो उसका स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने मैटर इनके ऊपर चल रहे हैं जी, वो साफ मुकर गए और अभी तक दिया नहीं है। लेकिन ये निश्चित है सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर जो मैटर चल रहे हैं
वो मैंने कमिश्नर के पास, आरटीआई कमिश्नर के पास मैं अपील फाइल किया हूं। चलिए, और मुझे मिलेंगी, निश्चित मिलेंगी। चलिए, आप तय तक जाना जरूरी है और मैं तय तक जाऊंगा। चलिए, आप तय तक का जाओगे, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से शशिकांत शेट्टी जी, बहुत बड़ा संगीन यहां पर आरोप लग रहा है वसंत ढोबले पर, जो कि एसीपी है। इस तरह के अफसर जिनके ऊपर जहां पर उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, 90 के दशक के अंदर जावेद फावड़ा के केस के बारे में जो फेक एनकाउंटर है, चाहे फिर पूना में रिश्वत की बात हो, एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड होता है, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का, उन्होंने भी इन्हें उस वक्त गिरफ्तार। ऐसे अफसर मुंबई जैसे शहर के अंदर एक दहशत फैला रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर शशिकांत जी? इसमें कहना कुछ नहीं, दहशत बोलो तो ये बोलो तो होटल इंडस्ट्री में रॉबर जैसा बोलते हैं, व्हाइट रॉबर बोलते हैं, व्हाइट रॉबर। ये जैसा पहले होटल में एंट्री मारते हैं, पहले देखते हैं कहाँ कैमरा लगा है, पहला कैमरा को फोड़ते हैं। कैमरा को फोड़ने के बाद सीधा उसके जो कबरी रहते हैं उनको बेचते सीधा कैश काउंटर के पास कि कितना पैसा है देखो पहला बोल के, वो पूरा पैसा लेके फिर अरेस्टमेंट जोड़ो तो 4 लड़की फ्लोर में सिंगर लोग जिसके पास म्यूजिशियन कार्ड है, उन लोग स्टेज में बैठा रहता है, उनको उकसाता है कि तुम धंधा करते, तुम आओ, नहीं तो तुमको ऐसा ये लगेगा, तुम बोलो कि हम उनको इन लोग धंधा कर रहे हैं। जबरदस्ती और हॉकी स्टिक लेके आते हैं, स्टाफ को मारते हैं। अभी हॉकी स्टिक देख के ऑलरेडी स्टाफ तो पूरा डर जाता है। ये रोज कुआ कूद के पीने वाले स्टाफ रहते हैं, रोज कमाने, वो तो एकदम डर जाते हैं। और इनका एक ही है, कितना कैश पड़ा, कैश ले हुए, और कैश इसमें 2 लाख रहेगा तो कैश बताए 25,000 बताए, बाकी का पैसे इनका कबरी को ये दे देते हैं। और इनका जितने कबरी है कम से कम 100 से 150 है, उनमें आप देखिएगा ना सबका क्रिमिनल लिस्ट है, सब क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल है। यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर रविंद्र पांडे जी आ रही है, जिस प्रकार से आपने फाइलों का जिक्र किया कि फाइलें गायब हो गई है दाऊद इब्राहिम जैसे ऐसे शातिर मुजरिम की जो मोस्ट वांटेड है, और दूसरी तरफ इस तरह का जो आतंक है, इस तरह जो लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा, सताया जा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में भी आप? ऐसा है कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस समय मैंने एक बात इनसे आरटीआई में मांगी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब अपने ऐसे ब्रांच से निकलते हैं तो ये क्या डायरी बना के चलते हैं ये, क्योंकि हर अधिकारी पुलिस स्टेशन छोड़ने के पहले डायरी बनाता है। उस डायरी में मेंशन किया जाता है कितने अधिकारी इनके साथ में रहते हैं, कितने सिपाही इनके साथ में रहते हैं। आज तक बड़े ताजुब की बात है इनका कि इनकी पकड़ कितनी है डिपार्टमेंट में, देखिए कितनी दहशत है इनकी कि आज तक मुझे उस डायरी की कॉपी की आरटीआई अभी तक मुझे नहीं मिली। चलिए और सुनने में तो ये यहां तक आ रहा है इनके साथ में हमेशा इनकी गाड़ियों में हमेशा 4-5 गुंडे इनके साथ में बैठे रहते हैं, जिनकी तलाश बंबई पुलिस को अलग अलग पुलिस थानों में है। चलिए बेशक जिस प्रकार से आपने जो आरोप लगाया, संगीन आरोप है यहां पर एसीपी वसंत ढोबले के ऊपर, लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में। फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए बड़ी बात। प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक। इस मासूम शक्ल के पीछे एक खतरनाक मुजरिम छुपा है। उड़ गया वो फरार, 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 फरार। खुशहाली का लाल रंग सपने सजाए, हाथों की मेहंदी रिश्ते बनाए, पुरखों को सम्मान जब घूंघट शर्माए, नक्षत्र परंपरा जो सौभाग्य लाए। जब तुम्हारे जैसा सरकारी खजाने का लुटेरा चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, तो फिर इस आईपीएस ऑफिसर को राष्ट्रपति पदक क्यों नहीं मिल सकता? सर, मैं आईएएस हूँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नहीं, पर आई एम स्लेव का। 100 सालों से दर्द में राहत के लिए लोगों का आजमाया और अपनाया हुआ आविष्कारी इलाज विंटोजिनो पेन रिलीवर। विंटोजिनो, सुपरफास्ट एक्शन, सुपरफास्ट आराम। पिछले 5 सालों से मैं इस पिंजरे में तुम्हारी वजह से हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारे टुकड़े करके जेल के कुत्तों को खिला दूं? उसमें ना मेरा कोई फायदा होगा ना तुम्हारा, सिर्फ कुत्तों का होगा।
के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बड़ी बात में हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में। शशिकांत शेट्टी जी, आपसे जरूर यहां पर जानने की कोशिश करूंगा, समाज सेवा शाखा के नाम पर जिस प्रकार से एक एसीपी की रिक्रूटमेंट होती है, यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक रसूख है उनका सीपी के साथ में, और उसकी बदौलत इस तरह का जो आतंक मचा के रखा है वसंत डोबले में, किस हद तक का इसमें सच्चाई है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सच्चाई तो ये है, ये जहाँ भी जाता है, जहाँ रेड उसको करना रहता है, तो उस एरिया का बीट ऑफिसर या नाइट पीओ को ले जाना रहता है, ये नहीं ले जाते। इसके 5-6 गुंडे रहते हैं और 2-3 गाड़ी रहते हैं, उसमें नेम प्लेट भी उसका चेंजिंग रहते हैं, नेम प्लेट भी चेंजिंग रहते हैं। होटल में जाके इसकी होटल हो या उक्का पार्लर हो या रेस्टोरेंट हो, वहाँ रेड करना, फिर रेस्टोरेंट में आदमी लोग को धमका के बोलने का खाना बना के दो सबको, 40-50 आदमी का खाना बना लेना। अभी रिसेंटली एक होटल में गया, वहाँ 4 किलो लॉलीपॉप बना के लिया। इसके आतंक से इतने मीन्स ऑलरेडी आज मैंने एक जगह गया चंपूर में, सुधार ग्राम में, वहाँ एक लेडी को उसकी पेरेंट्स को मिलना था, तो लेडी ने मेरे को क्लियर बोल दिया मेरे को ऑफिसर से बात करा दो, सरकारी ऑफिस। तो मैं बोला मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ, बोलता नहीं मेरे को सरकारी ऑफिसर बोला तो डोबले साहब से बात करो। उनका क्लियर था, नहीं तो मैं हमको मिलने नहीं दूंगा। और कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर क्लियर दिया है कि पेरेंट्स को मिल सकते हैं, फिर वो मैडम ने ना बोल दिए। तो ये कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपको मिलने नहीं दिया, तो बोले मेरे को सरकारी ऑफिसर से बात करो। इसके मतलब नाम नहीं बताए, सरकारी मतलब उनका इंटेंशन ये है कि इनसे बात करो, इनसे बात, हाँ बात करो। और इनके ऐसे हैं, अभी ये लेडीज को इन लोग लेके जाते हैं, में सुधाग्राम में डालते हैं, इन लोग मेडिकल को जेजे पे, इनके जेजे में भी वहाँ इन लोग सेटिंग करके रखे, आएगा तो 25 साल के लड़की को नाबालिग बताओ बोल के। यहाँ तक हाँ, नायर हॉस्पिटल में इनके फुल सेटिंग है। यहाँ पर जिस प्रकार से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, रविंद्र जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपको जो जानकारी मिली है, लगता है आपको कि ये सिर्फ आधी जानकारी आपको मिली है, अभी पूरी जानकारी मिलना बाकी, और जब पूरी जानकारी सामने आएगी तो शायद तस्वीर इतनी भयानक होगी कि जिसका अमूमन अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। क्या कहेंगे इस पर? अरे अभी मैं आपको बताऊं, अभी एक सबसे बड़ी जानकारी ये बंबई एंटी करप्शन का है। ये बंबई एंटी करप्शन ने इनके ऊपर ट्रैप लगाया, इनके साथ में एक ऑफिसर को भी ट्रैप लगाया था। और आपको बता दूं कि मेरी एंटी करप्शन के जो डीआईजी है कौशिक साहब से भी अभी बीच में बातचीत हुई हेयरिंग में, तो मैंने उनको बताया कि भाई एक ट्रैप जो लगा था इनके ऊपर, वो ट्रैप फेल हुआ। ट्रैप फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि डिमांड नहीं था, डिमांड था उसके बाद ट्रैप लगता है, और उसमें इनकी डी चली है ट्रैप फेल होने के बाद। वो डी के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मुझको ये जानना है कि इस फाइल को बनाने में कितने पुलिस ऑफिसरों ने मेहनत किया होगा इस फाइल को बनाने में। और ये फाइल गायब हो जाती है और इनको सिर्फ वार्निंग दिया जाता है। मुझे ये जानना है कि इनके पीछे इतना बड़ा कौन सा इनका गॉडफादर है, वहां उसको वहां तक जाना जरूरी है, क्योंकि 2-2 बार ट्रैप में फंसते हैं, ये डेथ इन कस्टडी में जाते हैं, जावेद फावड़ा इनकाउंटर में जाते हैं, और ये फिर फाइल गुल हो जाती है। मजे की बात तो सबसे बड़ी बात आईटीआई में ये आई है कि इनकी पोस्टिंग विधान भवन में सिक्योरिटी में थी। संजीव दयाल साहब जिस समय सीपी थे, उस समय इनकी पोस्टिंग विधान भवन में थी। और पटनायक साहब से आते ही मान इनको इतनी क्रीम पोस्टिंग कैसे मिल गई? स्पेशल ऑफिसर एक डीसीपी का पावर इनको दिया गया है बंबई में। ये पावर डीसीपी को होता है जो पटनायक जी ने इनको दिया है। चलिए, या तो हो सकता है पटनायक जी को बारे में इनकी कुंडली पता नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा ये गंदा आदमी है। चलिए यहाँ पर मैं जरूर शेट्टी साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, यदि अगर जिस प्रकार से आपने बयान दिए कि किस तरह से बार के लोगों को, वहां पे रेस्टोरेंट बार के लोगों को परेशान किया जाता है, हुक्का पार्लर को परेशान किया जाता है, ऐसे पैसे उगाई की जाती है, किस तरह एक दादागिरी होती है, और उसके साथ एक अहम सवाल यह भी आता है कि दाऊद इब्राहिम की वो 12 फाइलें जो ईमानदार पुलिस अफसर ने तैयार की थी, वो फाइलें अगर गायब हो जाती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बैकिंग, एक रसूख वसंत डोबले के पीछे काम करता है। ऐसा लगता है आपको?
जरूर लगते हैं जी, जरूर लगते हैं। उसका कहना यही है कि वो अभी होटल में जाता ही भी है ना जी, उसका एक ही है, मेरे को सीपी का ऑर्डर, सीधा उन्हें क्लियर नाम बोलते हैं, सीपी का ऑर्डर है, सीपी का ऑर्डर, सीपी का हाथ मेरा सर में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनका क्लियर बोलना है। और होटल ऑफिसर ने मैं ये कहना चाहता हूँ, होटल में पहला 1:30 बजे तक का ऑफिशियल परमिशन था, डांस था जब, उसके बाद सीपी ने ऑर्केस्ट्रा चालू होगा, सीपी ने बोला 4 लड़की रखना 9:30 के बाद। कल इन्होंने एक होटल में जाके 9 बजे जाके रेड किया, जिसके लड़की लोग के नौकरनामा सब है, वहाँ जाके रेड किया, वहाँ का कैश लिया, वहाँ लगभग 1.25 लाख के आसपास कैश था, उसने इसमें बताया 19,000 रुपया बताया कैश, बाकी के कैश उसने उनके कब्री लोग को उनको। और होटल जाएंगे, पूरा ऊपर तोड़ेंगे, लाइट तोड़ेंगे, बॉक्स देखेंगे, इसके अंदर पैसा रखें, और स्टीवर्ड वेटर को, कैशियर को पूछेंगे तुमको मारूंगा, तुम कहाँ पैसा छुपाए हो बोलो, क्लियर बोले कहाँ पैसा छुपाए बोलो। तो और दूसरी बात, 4 लड़की का परमिशन देते हैं, अभी होटल में 4 लड़की कोई गाड़ी में रखता है, ये गाड़ी से लेके आता है लड़की को खुद, और होटल में डालता है और 8 लड़की बोल के पीटा लगा देते हैं जी। तो सीधा यानी पीटा लगाने के बाद, पीटा एक बहुत बड़ा संगीन आरोप है जी। और जहां तक यहाँ पर बात की जा रही है रविंद्र जी कि अगर इस तरह का अगर एटीट्यूड है, इस तरह का अगर काम करने का इनका तरीका है, और जो एक सवाल खड़े हुए 12 फाइलों के ऊपर, तो आखिरकार पुलिस महकमा क्या कर रहा है? क्यों पुलिस महकमा इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है? क्या वजह मानते हैं? खामियां कहां पर है रविंद्र जी? आपको तो ये पता होगा कि खाकी का और अंडरवर्ल्ड का पुराना संबंध है, कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसके अंदर कितने पुलिस ऑफिसर बिहाइंड द बार हैं आप जान रहे हैं। और ये निश्चित आप समझिए कि थोड़े दिनों की बात है, जो आरटीआई मेरा और आना बाकी है, उसमें ये बच नहीं पाएंगे। और अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया सजग हो गई है, और बंबई की जनता जब से सुनी है कि 12 फाइलें इन्होंने गुल किया है, इनके माध्यम से गुल हुई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता, निश्चित बंबई की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने बम ब्लास्ट भी देखा है और ताज का हमला भी देखा है। इन चीजों को बंबई की जनता नहीं भूल पाएगी, और इनको जवाब देना ही पड़ेगा। इनके आका जो है, इनके गॉडफादर जो भी हों, उनको आना ही पड़ेगा सामने, बच नहीं सकते। ये एक अहम सवाल यहां पे आपने उठाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि आखिरकार फिर पुलिस महकमा क्यों इनके ऊपर सीरियस एक्शन नहीं ले रहा है? अरे भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि हर पुलिस ऑफिसर का कोई ना कोई गॉडफादर होता है, हर आईपीएस का कोई ना कोई उससे बड़ा गॉडफादर होता है। तो इनके गॉडफादर कौन है वो जग जाहिर है, बोलने की जरूरत नहीं है। इनका गॉडफादर बंबई में कौन है? अभी सेट्टी जी ने बताया आपको कि उनके ही ताकत पे ये आम को इमली बता दे रहे हैं, इमली को आम बता दे रहे हैं, सच को झूठ बता दे रहे हैं, झूठ को सच बता दे रहे हैं। ये बात है। चलिए, यहां पर हमारे साथ अभी वाईसी पवार साहब जुड़ गए हैं। वाईसी पवार साहब से जानते हैं। वाईसी पवार साहब, यहां पे हम वसंत डोबले जी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एसीपी है, जिनके ऊपर काफी संगीन आरोप है। उनके कार्यकाल में 12 फाइलें गायब हो जाती है, जिनमें दाऊद इब्राहिम से जुड़ी वो तमाम अहम खबरें जो एक ईमानदार ऑफिसर्स ने तैयार की थी। उसके साथ ही साथ पूना के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो भी इनके ऊपर, उनके भी आरोपी है, ये रिश्वत लेते ये पकड़े गए। साथ ही साथ तीसरी बात की जाए तो 90 के दशक के अंदर जावेद फावड़ा का जो केस है, फेक एनकाउंटर, इतने सारे मामले हैं, अब भी ये शख्स मुंबई के अंदर कार्यरत है, और कहा जाता है कि सीपी के रसूख है, जब तब कहीं जाके ये काम करते हैं। ऐसा है कि उनका क्या कनेक्शन है, सीपी के संबंध है नहीं है जी, लेकिन जहां भी आप नजर डालिए, हर एक का कोई ना कोई बाप है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उनको भी कोई सपोर्ट कर रहा जी। अभी हम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सारे एविडेंस के ऊपर, इसके ऊपर जाते हैं, और एविडेंस अभी ये तो फाइलें गायब होना ये कोई नई बात नहीं है। फाइलें तो जब से गवर्नमेंट स्थापन हुई है तब से हो रही है जी। लेकिन उसका जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट और जो गुनाह है उसका कोई तो रिलेवेंस होता है। लेकिन ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में इतना डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि कुछ भी सजा दिया तो और उसमें कोई अपील नहीं, कोई बाहर किसी को पता चलेगा कोई कारण ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल है यहाँ पर पवार साहब कि जब डीएन जाधव साहब जब मुंबई पुलिस कमिश्नर बने उस वक्त पुणे से काजी साहब को लाया गया था, समाज सेवा शाखा में रिक्रूट किया गया था। तो समाज सेवा शाखा क्योंकि ये एक बहुत क्रीम जगह है और इसके चलते जिस प्रकार से आज वसंत ढोबले को उस जगह नियुक्त किया गया, कहीं ना कहीं लगता है रसूख काम में यहाँ पे आता जरूर है, लेकिन इस तरह की अपॉइंटमेंट जिनके ऊपर एलिगेशन है, कितना सही मानते हैं आप? नहीं, अभी तो ऐसा है कि एलिगेशंस के ऊपर जाओगे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि कहाँ रखोगे इनको, इतने लोग हैं कि जिनके ऊपर एलिगेशंस है। ऐसा तो अभी चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि किसके ऊपर एलिगेशंस नहीं है। एलिगेशन तो सबके ऊपर है, लेकिन जो कार्रवाई, मैं तो कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। एक 4-2 एग्जाम्पल सेट कर दिए गए, डिसमिस कर दिया, कोई सख्त का एक्शन लिया, तो मुझे लगता है कि कहीं तो चेक पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि ये तो इनको रखेंगे क्या, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे। लेकिन अगर रसूख अगर मान के चलिए अगर सीपी का ही रसूख है तो फिर या तो फिर इस मैटर में राज्य के गृह मंत्री को फिर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो अभी ऐसा है कि गृह मंत्री क्यों, व्हाई नॉट चीफ मिनिस्टर। ऐसा है कि जो हाईएस्ट अथॉरिटीज है जब तक के ध्यान नहीं देंगे, इसका कॉग्निजेंस नहीं लेके इसके ऊपर कंट्रोल करने की बात छोड़ो, ये एक दूसरे से इनकी आपस में एक तरफ राष्ट्रवादी खींचता है, दूसरी तरफ कांग्रेस खींचती है। ये सरकार का ही ऐसा चल रहा है कि इनका ही खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और आर पाटिल के बारे में तो जितना बोलोगे उतना कम है, क्योंकि सारे लोग चिल्ला रहे हैं अभी। चलिए यहाँ पर शेट्टी साहब आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा, किस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जब आतंक अगर एक पुलिस ऑफिसर पूरे मुंबई शहर के अंदर करता है, रचता है, इतने एलिगेशंस होते हैं, बावजूद इसके उस जगह पे वो अभी भी कार्यरत है, लोगों को कहता है रसूख, बड़े रसूख का हवाला देता है, ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं अगर यदि राज्य के गृह मंत्री इसको देख रहे हैं? शशिकांत जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए जी, इमीडिएटली जी, इसको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए जी। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक बार में इन्होंने रेड मारे, इन्होंने लिटरली वो रिक्शा वाला देगा, रिक्शा में आए, रिक्शा में इन्होंने जेब में कंडम लिए, बोलते मेडिकल स्टोर से जी जी जी, वहां डाल के वहां होटल में रेड मारे, बोले कि यहाँ गलत काम चल रहा है। यानी वो जी झूठ उसमें, चलो उन्होंने वो तो किया, उसमें जो यानी मतलब पुलिस महकमा जैसा चाहे वैसा केस बना सकते हैं। पवार साहब, मैं क्विक रिएक्शन लूंगा। यानी जिस प्रकार से कहा जा रहा है दादागिरी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, जैसे मन चाहो वैसे केस बना दो, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और वो अक्सर होता भी है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने भी अपने करियर में जब सर्विस में थे तब देखे है कि ऐसी चीज़ें होती रहती है, और पुलिस को जो करना है उनके ऊपर नियंत्रण सिर्फ सीनियर ऑफिसर जो होता है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड के अंदर पावर दी गई है कि ही कैन ऑलवेज रिज्यूम द चार्ज ऑफ द सबऑर्डिनेट, तो वो यदि करना नहीं चाहे कंट्रोल उसके ऊपर, तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई कोर्ट भी नहीं बिगाड़। जी, यहाँ पर रविंद्र जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है समाज के ऊपर, चाहे फिर वो वाईसी पवार साहब हो, वाईपी सिंह हो, या फिर सुधाकर सुराडकर, क्या ऐसे अफसरों की आज कमी है? और ये कमी होने के चलते इस तरह का जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये वही तस्वीर है? सबसे पहले तो मैं पवार जी का स्वागत करूंगा। पवार जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं जी जी, क्योंकि पवार जी, वाईसी पवार जी जैसे पुलिस अधिकारियों की आज के समय में अगर देखा जाए तो जरूरत बंबई को है जी। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा जी। और बंबई पुलिस फोर्स के अंदर अच्छे पुलिस ऑफिसर बहुत हैं जी, लेकिन वो जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो चमचागिरी नहीं कर सकते, किसी का तलवा नहीं चाट सकते, इसीलिए उनको साइड ब्रांच में रखा गया है। और एक मराठी में कहावत है कि आपले आपले मानसे ओळखून घ्या जी, आपले अपने मान से ओळखून गया। तो उसी तरह जो चमचेगिरी करने वाले और जो तलवा चाटने वाले, मैं कहूंगा ऐसे पुलिस ऑफिसरों को बंबई में रखा गया है, अच्छी जब पोस्टिंग दी गई है, और जो पुलिस ऑफिसर समाज के लिए, देश के लिए अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनको बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, उनके पास सिर्फ कलम है, कलम से अच्छा काम कर सकते हैं। कलम के काम करने वालों की आज के समय में कोई इज्जत नहीं है, वो साइड ब्रांच में बैठे। संक्षेप में
सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, पवार साहब इस तरह का अगर एलिगेशंस लगता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिस अफसर पर? सर नहीं, वसंत डोबले जैसे एसीपी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इतने सारे एलिगेशंस है। यदि इतनी सारी गंभीर बात है जहां पर दाऊद के कंसर्न फाइल्स गायब है जी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स हो गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो पनिशमेंट हुआ उनको पनिशमेंट हुआ है, उससे लगता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 311 है जिसके तहत सरकारी अफसर जो भी जिसकी अपॉइंटमेंट या तो गवर्नर के नाम पर होती है या तो प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, यानी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट इसका मतलब, तो इनको डिसमिस किया जा सकता है। और जिसको ये ऑर्डर जस्टिसेबल नहीं है, आर्टिकल 311 में एक ही बात के ऊपर गौर किया जा सकता है कोर्ट से कि वेदर जो डिसमिसिंग अथॉरिटी है उसने अपना माइंड अप्लाई किया था क्या नहीं, एक ही बात के बहस हो सकती है, बाकी कोई बात के ऊपर नहीं होती है। चलिए चलते चलते आखिरी में शेट्टी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप वसंत डोबले जैसे एसीपी के ऊपर क्या कुछ होना चाहिए? कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए। जी, चलिए यहां पर मांग की गई है कि कार्रवाई हो, और जिस प्रकार से हमारे मेहमानों ने अपनी बातों को यहां पे रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पांडे जी आपका, पवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पे स्टूडियो में आए, और साथ ही साथ शशिकांत शेट्टी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पे इस चर्चा में एक ही अहम सवाल है, जो 12 फाइलें गायब हुई है दाऊद इब्राहिम से मुतल्लिक, वो फाइलें हैं जिन ईमानदार पुलिस अफसरों ने वो फाइल तैयार की है, आज वो फाइल नदारत है, और वो नदारत इसलिए है क्योंकि खुद एसीपी वसंत डोबले के कार्यकाल में वो फाइलें गायब हुए, और जिस प्रकार से आतंक मचा के रखा है मुंबई शहर में, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या फिर जिस प्रकार से हुक्का पार्लर हो, और जो दादागिरी की गई है, यहां पर इस चर्चा में एक निष्कर्ष जरूर निकल के आया कि ऐसे अफसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनका सस्पेंशन हो। यदि अगर राज्य के गृह मंत्री इसे सुन रहे हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस इसे सुन रहे हैं, तो इस प्रकार के एलिगेशन होने के बावजूद ये आदमी अब तक का क्यों कार्यरत है, ये अहम सवाल है। फिलहाल यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो एक और अहम मसले पर हम चर्चा करेंगे कि मुंबई में कितनी सुरक्षित है महिलाएं। हमारी चर्चा जारी रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए बड़ी बात। प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक। विको कंपनी का ये हीरकवी महोत्सवी साल है, और उसी बात की खुशी में हमारे सारे निष्ठावान ग्राहकों के लिए हम दिसंबर 2011 तक 15% छूट विको के सभी उत्पादनों पर हम घोषित करते हैं। कृपया आप उसका फायदा उठाएं, यही हमारी नम्र विनंती है। Beautifully nocturnal. Beautifully you. Chili. यदि आप चाहें तो मैं प्रमोशन के बाद भी पुलिस कमिश्नर की गद्दी पर बना रहूंगा। प्रमोशन मिलने पे तुम बर्बाद हो जाओ, हंसी आती है तुम पर। मुझे तुम्हारी कलम चाहिए, कलम। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आज अपनी ये कलम आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। क्या ये ग्रेड डी है? आपके पास इंटरनेशनल लैब सर्टिफिकेट है ना? Of course, ma'am. बस इतना प्रूफ काफी है। Only an internationally renowned certificate proves your diamond's true worth. व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। आज ही संपर्क करें। पार्टी सामने वाले फ्लैट में चल, पार्टी वहाँ चल रही, पार्टी वहाँ हो रही है, पार्टी चल रही है भगवान की। मैं अपनी खुशियाँ दोस्तों के साथ एक शाम के लिए बिता नहीं सकती। मुझ पर शनि की दशा है, रोज रात को पूजा करनी होगी बस। अब बताइए। के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कपास और धान के मामले में विदर्भ के विधायक आक्रामक। बीजेपी विधायक नाना कोटेले 1 साल के लिए निलंबित।
पुणे के मार्बल फायरिंग की नहीं होगी सीआईडी जांच। राज्य सरकार का दावा, सही दिशा में जा रही है जांच। पुणे के वाडेवोल्हाई गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयरफोर्स का सुखोई 30। ट्रेनिंग के दौरान हुई दुर्घटना, कोई हताहत नहीं, दोनों पायलट सुरक्षित। और मुंबई में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। गैर सरकारी संस्था का सर्वे, आर्थिक राजधानी में अपराध में इजाफा। क्या मुंबई में सुरक्षित है महिलाएं? क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं अपराध? यह सवाल तो जरूर है, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के सर्वे इसे सवाल नहीं बल्कि हकीकत के तौर पर बयां कर रहे हैं। बड़ी बात में हम इसी मसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक राजधानी में कितनी सुरक्षित है महिलाएं। तो क्या मुंबई में महिलाएं सुरक्षित है? वैसे तो आए दिन होने वाली अपराध की घटनाओं को देखकर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हां, हाल ही में जारी किए गए एक गैर सरकारी संस्था के सर्वे पर गौर करें तो मुंबई महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी और अपराध अब आम बात बनती जा रही है। गैर सरकारी संस्था अक्षरा सेंटर की माने तो मुंबई इस समय महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाओं को आर्थिक आजादी तो जरूर मिली है, लेकिन अपराध उनकी आर्थिक आजादी में आड़े आ रही है। आए दिन होने वाले अपराध से महिलाएं जहां डरी हुई है, तो वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हमने 4255 औरतें और 513 मेन और अबाउट 263 जो कॉमन विटनेस होते हैं, जो पान वाला है, जो हॉकर है, जो रोज वहाँ बैठता है, उनके साथ काम किया, क्योंकि उनका भी एक दृष्टिकोण होता है कि वो सड़क पे क्या हो रहा है, वो जगह पे क्या हो रहा है। सर्वे में मुंबई की 15 से 55 साल की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनसे मुंबई में सुरक्षित जगहों के बारे में राय ली गई है। आइए देखते हैं कि किन किन जगहों पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और क्या है असुरक्षा का प्रतिशत। होटल और पार्क में 16%, सड़कों पर 33%, वाहन पार्क में 16%, पनवाड़ी की दुकान में 5%, बाजारों में 41%, ट्रेन में 17%, स्काई वॉक पर 13%, रेलवे स्टेशन पर 9%, सबवे में 37%, ऑटो टैक्सी स्टैंड पर 12%, बस स्टॉप पर 23%, बसों में 46%, सुनसान ठिकानों में 14%। महिलाओं की माने तो बसों में, ट्रेनों में और सार्वजनिक स्थल की कई जगहों में उनके साथ बदसलूकी की जाती है। वैसे तो मुंबई में ज्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही है, लेकिन इनमें भी अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर और दादर जैसे इलाके में महिलाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। Many time it happens कि हम लोग ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मे बी अ वुमन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन इज मूविंग, सो दोस बॉयज दे डू ऑल दोस न्यूसेंस दे वांट टू डू। देन आउटसाइड कॉलेजेस नाउअडेज लाइक बॉयज फाइंड इट अ फन टू जस्ट टीज गर्ल्स। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने की कोई ठोस कोशिश भी नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या तो सुरक्षा कर्मियों की संख्या को लेकर है। 1.25 करोड़ जनसंख्या वाले मुंबई की सुरक्षा मुट्ठी भर पुलिसकर्मी के भरोसे ही है। ऐसे में कई जगहों पर मोर्चा संभाल रहे पुलिसकर्मियों के लिए राह चलते मनचलों और अपराधियों पर लगाम लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। सरोजनी श्रीहर्ष के साथ न्यूज डेस्क, समय, मुंबई। तो इस अहम मसले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ है नंदिता शाह, जो कि डायरेक्टर है अक्षरा एनजीओ की, ये इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। साथ ही साथ सत्यकांत तिवारी जो समाज सेवक है, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और मेरे साथ अहम जो है वहां के लोग, हमारे संवाददाता अलीम शेख के साथ में नीचे मौजूद रहेंगे स्टूडियो के, जहां पर वो अपनी बातों को रखेंगे कि कितना परेशानियों से जूझ रही है आज महिला। और इस अहम चर्चा में आगे यानी हमारे साथ रहेंगे
खुद वाईसी पवार साहब जो कि पूर्व जॉइंट कमिश्नर फॉर लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन शुरुआत चर्चा की करता हूं नंदिता जी मैं आपके साथ कि इतना अहम मसला है महिलाओं को लेकर, क्या कुछ आप पुलिस विभाग से, महकमे से आप क्वेश्चन करती है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी? नहीं, हम तो पुलिस के साथ 3-4 साल से काम कर रहे हैं। जैसे JW मैरियट के बाहर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2007 में, उसके बाद हम लगातार पुलिस के साथ 103 हेल्पलाइन की शुरुआत की है और जो फरवरी 2008 में शुरू की है और उसका बहुत बड़ा फायदा आज बम्बई की जनता उठा रही है। और हम मानते हैं कि ये जो मसला आज हमने लिया है, जो हमने 5000 लोगों के साथ बात करके ये सवाल को लोगों के सामने लाया है, ये अनुभव कुछ नया है, ये अनुभव आज का है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सामने आई हुई बात है कि बहुत सारी महिलाओं ये समस्या से जूझ रही है और उसके बारे में बोल रही है। और ये एक अंबोली का जो एक्सट्रीम केस हो गया उसी को लेके नहीं, पर ये रोज रोज की जो समस्या औरतों की जिंदगी में हो रही है, एक किसी ने बोल दिया, एक सीटी बजा दी, पर वो जो रोज होता है तब जब उसकी एक समस्या बढ़ जाती है, वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर चलते सीधे अलीम शेख के पास में हमारे संवाददाता अलीम, आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा, आए दिन जिस प्रकार से महिला सुरक्षित के ऊपर एक कई सारे सवाल है, क्या वो सुरक्षित है, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, मैं जरूर जानूंगा अलीम आपके साथ में जो लोग हैं वो अपनी बातों को यहाँ पे रखे, क्योंकि इस वक्त पुलिस महकमे के पूर्व अधिकारी हमारे साथ वाईसी पवार, मैं चाहूंगा वो बातें अपनी रखे और उसके ऊपर फिर हम रिएक्शन ले पवार साहब का। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए मुंबई में दिन पर दिन जो हालात बदल रहे हैं उसको लेकर ये लगता है कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। कुछ महिलाएं इस समय हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि मुंबई के आज के माहौल की बात करें, छेड़खानी की वारदातें बढ़ रही है, ईटीसिंग के मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरह आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? हेलो, संताक्रूज से बांद्रा तक यहाँ बहुत सी महिला की छेड़छाड़ हो रही है और अनसुरक्षित है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कैसा महसूस? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग लेडीज़ होके इतने हम बच्चे बड़े हैं लड़कियों, तो हम उनको कॉलेज स्कूल जब भेजते तो खुलेआम जब छेड़छाड़ी होती है, तो ये जो पॉप चालू है, ये चालू है, तो पुलिस लोग ने एक वाइन और कुछ ऐसा बंदोबस्त के लिए नाइट को भी ऐसा चालू रखना चाहिए बंदोबस्त। प्रशांत जी मेरे साथ है कि यूथ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। आसिफ, आपको क्या लगता है जिस तरह लड़कियों पे, महिलाओं पे छेड़खानी की वारदातें बढ़ रही है, एज ए पुरुष होने के नाते आप क्या कहेंगे, कौन इसका जिम्मेदार है, किसको आप ठहराएंगे? आज आलिम भाई, ऐसा है कि बॉम्बे में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया औरतों पे कि एक टाइम था जिस वक्त हम बोल सकते थे कि मुंबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द लेडीज़ हियर, और डे नाइट कुछ कभी भी औरतें कोई भी रास्ते में चले कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन आज ये बोलना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। हमें आज हम पहले तो सर उठा के बोलते थे, आज लेकिन ये माहौल नहीं रहा। आज आप देखिए हर आड़े दिन मोलेस्टेशन, रेप, ये सब हो ही रहा है, और इसके जिम्मेदार हम सिर्फ एक ही को ठहरा सकते हैं, वो है पुलिस। चलिए, तो इसकी जिम्मेदारी उनको सही तरीके से लेनी चाहिए। अगर ना ले तो ये माहौल दिन पे दिन खराब होके ये सिटी दिन पे दिन खत्म। चलिए अलीम जी, दोबारा आपके पास में लौट के आएंगे अलीम जी, लेकिन सीधे चलते सत्यकांत तिवारी जी के पास में, जो कि समाज सेवक है। समाज में इतनी सारी आपराधिक घटनाएं हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक बतौर समाज सेवक आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर सत्यकांत तिवारी जी? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी महिलाओं के साथ हो रहा है, ये सिर्फ पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही और अपने आप में लोगों में जागरूकता, और हम ये चाहते हैं जो लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हें भी अपने घर से जब निकलते हैं तो अपने भी घर के लोगों को देख के निकलना चाहिए कि हर घर में बहन बेटियां होती हैं और दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ना ये बहुत ही गलत है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जागरूकता लानी चाहिए। एनजीओ के थ्रू से या आपके माध्यम से मैं सारे एनजीओ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जनरेशन जो यूथ जनरेशन है मैं उसे भी, महिलाओं को भी और लड़कों को और लड़कियों को, दोनों लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप में जागरूकता लानी चाहिए। थोड़े से ज़रा बियर बार और जो रेस्टोरेंट पब वगैरह जो रात को चलते रहते हैं, लाइसेंस उनका टाइमिंग रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस को मैनेज करके
जो वो जो चलाते रहते हैं उससे थोड़ा सा ये महिलाओं पे छेड़छाड़ का ज़्यादा अभी मैटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रात को 2 बजे 2:30 बजे वो लोग एकदम पी करके निकलते हैं, तो वो बंद होना चाहिए। मेरा कंप्लीट आपके माध्यम से अपनी बातों को आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर वाईसी पवार साहब से यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा। सर, आपने सभी की बातें सुनी, मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर रिएक्ट करें। पुलिस महकमे के ऊपर सवाल उठ रहा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुलिस इसकी जिम्मेवार है, लेकिन जितनी पुलिस जिम्मेवार है उसके साथ में और भी कोई फैक्टर्स है कि जो और वो भी जिम्मेवार है। और ये सब फैक्टर्स ऐसे है कि एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, जिसमें कोर्ट में मामला दायर करने के बाद में उसमें जितना लंबा टाइम चले जाता है, अभी फास्ट कोर्ट आए, सब आए, लेकिन जिस तरीके से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके तहत कोई भी केस साबित करना कोर्ट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में वो पूरा केस कंडक्ट करते हैं तब तक कि वो टिकना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, बहुत बार हॉस्टाइल हो जाते हैं विटनेसेस, बहुत बार और भी इश्यूज होते हैं। ये एक भाग हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लस पुलिस। मेरा एक वाईसी पवार साहब से एक रिक्वेस्ट है मेरा एक वाईसी पवार साहब से रिक्वेस्ट है, इज द गुड ऑफिसर। जब भी थे ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन आज का जो पुलिस प्रशासन है, किस केस में किसको सजा दिलाना, किस केस में किसको सजा ना दिलाना, मैं ये कहता हूं कि लॉयर और पुलिस मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, ये सवाल है सर, क्या कहना चाहेंगे पवार साहब? और मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी अगर सही ढंग से सत्यकांत तिवारी जी, एक मिनट, पवार साहब अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी बातों को भी आप सुनिए। आपने सवाल पूछा है, पवार साहब प्लीज आप अपनी बातों को। जब मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा था तब इंडियन एविडेंस एक्ट का तो बात मैंने किया, लेकिन जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है हमारी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूड्स जुडिशियरी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास में, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर्स होते हैं। अभी ये लॉयर किसके लिए काम करते हैं ये बहुत समझना मुश्किल हो गया है, इतना इंटीग्रिटी में हम लोगों की इनकी फ़र्क आ गया है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद हर कंप्लेंट को लगता है कि ये लॉयर जो है सरकार के नहीं है, लेकिन ये डिफेंस के लॉयर है और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक तरफ ये सब पूरा चक्कर है, दूसरी तरफ ऐसा है कि जो जनता पहले इसके ऊपर ख्याल करती थी, गौर करती थी, इंटरफेयर करते थे कि कोई महिला बहन के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार हो गया तो आजू बाजू के लोग थे वो चुप नहीं रहते थे, वो कुछ तो करते थे, उसकी पिटाई करते थे, उसको शायद पुलिस के पास में लेके जाके छोड़ते थे। लेकिन आज हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमको ये सारी बातें करनी नहीं, उसके लिए और पुलिस भी और जिम्मेवार है, क्योंकि जो लेके जाएगा उसको ही पहले बंद करने की भाषा को पुलिस थाने में होती है कि तुमने किया नहीं ये काय पर से। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठा है। चलिए यहाँ पर चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, इस अहम मसले पर हम जरूर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे हमारी चर्चा जारी रहेगी अपने मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए बड़ी बात। प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक। कानों में झूमते हैं, गर्दन चूमते हैं, उंगलियों पे इतराते हैं, कमर पे बल खाते हैं। औरत का श्रृंगार है, गहनों से बहुत 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 प्यार है। वो तो है। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेलरी एट गीतांजलि ज्वेलर्स। अब तुम वही करोगे जो वो चाहता है। वो इन्फॉर्मेशन मैं उसे नहीं दे सकता। तो नकली दे दो। डॉन और वर्धान दोनों जूरिक में देखे गए थे। वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? डॉन अपने दोस्तों का हाल पूछे ना पूछे, अपने दुश्मनों की खबर हमेशा रखता है।
बिग बॉस के घर के दरवाजे खुलते हैं बस कुछ खास मेहमानों के लिए। अब वोडाफोन कस्टमर्स बन सकते हैं एक दिन का बॉस और बिता सकते हैं बिग बॉस के घर में कुछ समय। एक दिन का बॉस बनने के लिए अपने वोडाफोन मोबाइल से SMS कीजिए BOSS और भेजिए 56882 पर। वोडाफोन प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 5 सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बड़ी बात में हमारी चर्चा जारी है अपने मेहमानों के साथ में। नंदिता जी, मैं जरूर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से पुलिस महकमा हमेशा कहता है कि हम पेट्रोलिंग करते हैं, हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं के अंदर इजाफा होता जा रहा है। समाज में जब तक का जागरूकता नहीं आएंगे, मैं इत्तेफाक रखता हूं वाईसी पवार साहब के साथ कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं समाज में जब तक का सुधारना नहीं होगी तब तक का इन चीजों के ऊपर नकेल कसना काफी मुश्किल है। नहीं, मुझे लगता है कि हर चीज़ों में करना चाहिए। समाज में भी जागरूकता आनी है, लड़कियों को भी और औरतों को भी उसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लड़कों के अंदर और जो ये करते हैं उनके अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी बात करने की ज़रूरत है। हमारे सर्वे में आया है कि बहुत सारे समय औरतें, लड़कियां जिनको ये समस्या होती है वो किसी के साथ बात नहीं करती है, क्योंकि घर में जो बताएंगे कि ये हमारे साथ हो रहा है तो वो बोलेंगे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक माहौल है हमारे यहाँ, जो पुलिस में भी बहुत सारे समय दिखता है कि तू वहां क्यों गई थी, आप वहां क्यों गए थे, आपने क्या कपड़े पहने थे, ये सवाल जो आते हैं ना, जो विक्टिम है उसी के ऊपर डाउट करने की बात होती है। और हम बोलते हैं कि इसी में से हमें बाहर निकलना है। चलिए, इसी में से बाहर निकलना है। सीधे चलते अलीम शेख के पास में। अलीम, आपके साथ में वहां पे लोग हैं, आप इस चर्चा को सुन रहे थे। मैं चाहूंगा कि लोग अपनी बातों को वहां पर रखें, आपके जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, सवाल वो पूछना चाहते हैं वाईसी पवार के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप, आपके जो असुरक्षित आप दिन पर दिन महसूस करने अपने आप को, किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या सुझाव देंगे? आज महिला सुरक्षित नहीं है, इसका कारण पुलिस है। गली गली पुलिस ने घूमना चाहिए। दूसरी बात, आपका क्या कहना है? मेरा यही कैसे समस्या से निजात मिलेंगे आपको? समस्या से आज़ादी इसलिए मिलेगी, जो झोपड़पट्टी जो है, जो स्लम में कंट्री वार चालू है, ये चालू, ये सब बंद करो। ये पुलिस लोग वही बंद नहीं करते। वहाँ देखने के बाद हम लोग जब बोलते हैं त्यौहार आया, जब अभी होली का त्यौहार आया तो छेड़छाड़ी खुलेआम होता है। जब हम गली गली में होता है, जब हम बोलते कि वहाँ पुलिस बंदोबस्त को रोको तो हमारे सुनी नहीं जाती है, तो पुलिस ही इसका जिम्मेदार। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि किस तरह इसका सॉल्यूशन क्या है कि महिलाओं पे जो छेड़खानी हो रही है, इस घटना में कमी आए, पुलिस को महिलाएं ज़्यादातर जिम्मेदार ठहरा रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? सर, इसमें ऐसा है कि लोगों को जो ये मैडम ने जैसे कहा कि जितने कंट्री बार और ये सब खुले, वो एक है जो जिसे बंद करना चाहिए, जिस पर एक्शन लेना चाहिए। और पुलिस को अपनी थोड़ी फोर्स बढ़ानी चाहिए, और पेट्रोलिंग और उनके बीट ऑफिसर्स और जो कर्मचारी जितने उनके, दे शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस। उनकी फोर्स बढ़ा के हर जगह पे उनको तैनात करके और इस पे बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मुंबई की नाइट लाइफ भी एक हद तक जिम्मेदार है। डिस्को, पब, लाउंज बार जो है लेट नाइट चलते हैं, लड़कियां वहां से निकलती है तो मन चले उनके साथ छेड़खानी करते हैं। क्या नाइट लाइफ पर भी पाबंदी लगाने की जरूरत है या उस पर भी नजर रखने की जरूरत है? आई थिंक सो, यस। मेन बिगाड़ा उसी चीज़ से है, नाइट लाइफ से है, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो सबको इंस्टिगेट करता है, वही सबको बढ़ावा दे रहा है। आज आप देखें 15-16 साल के लड़के, बच्चियां, लड़कियां सब आज सिगरेट, ड्रग्स और अल्कोहल इतना खुलेआम हो गया है कि एक टाइम पे मुंबई ऐसा नहीं था। चलिए, और जो आज इतना खुलेआम हो गई ये चीज़, तो इसको अगर रोके और इसको कंट्रोल करें तो आई थिंक ये सब कंट्रोल में आ सकता है। हमारा जो सर्वे है 5000 लोगों के साथ किया हुआ है, उसमें एकदम क्लियरली आया है कि ये सिर्फ रात में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत जहां भी बस में होते, बस में क्या रात की बात नहीं है, और ये पब की बात नहीं है। ये जो एक माहौल है आज कि लड़कों को लगता है कि कुछ भी करके हम चले, हम निकल जाएंगे, इसमें से हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये जो बात है कि जो दूसरे को कम्यूटर्स है उन्होंने इसमें आने की जरूरत है। और हमें चलिए, यहाँ पे सत्यकांत तिवारी जी चलते चलते आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मैडम को ये बताना चाहता हूँ कि मैडम आप ध्यान दीजिए, आपका सर्वे सही कह रहा होगा, मैं ये बात से सहमत हूँ।
बशर्ते जितने भी छेड़छाड़ के केस रजिस्टर हुए हैं वो रात के ही होंगे। आप सभी पुलिस स्टेशन में सर्वे करवा लीजिए, रात को ही वो छेड़छाड़ के केस रजिस्टर हुए होंगे। दिन का ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि इतना लोगों में थोड़ा बहुत होगा तो होगा, बशर्ते दिन में जो छेड़छाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन नहीं है, लेकिन रात के जो हैं इट इज़ वेरी डेंजरस। और बिकॉज वो क्या है कि रात को पी करके दारू पी करके निकलते हैं, वो अपने आप में होश में नहीं रहते हैं। और उसमें जो सबसे पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, बियर बार को पुलिस को अपनी टाइम सीमा जो है उसको कंट्रोल करके उसको कंटिन्यू उस पर कसौटी करनी चाहिए, और पुलिस उनसे मिल करके जो काम कर रही है वो बंद करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के जो आर पाटिल साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया है। सत्यकांत तिवारी जी, एक सवाल ये है कि पुलिस महकमा कम से कम 2.25 करोड़ जनसंख्या जो है हमारी मुंबई की उनको नहीं दे सकती, लेकिन आम इंसान के अंदर भी उतनी जागरूकता आनी जरूरी है। यदि अगर वो देख रहा है किसी महिला को छेड़छाड़ की जा रही है तो उसे इंटरप्ट करना चाहिए। बेशक आप जो कह रहे हैं बेशक मैं उससे सहमत हूं, लेकिन सिर्फ पुलिस महकमे को दोष देके नहीं होता, आम इंसान भी तो इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। बेशक मैं एक चाहता हूं, मैंने कह चुका हूं कि सारे नवयुवकों को ये अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अपने घर में भी बहन बेटियां मां हैं उनकी, लेकिन उसमें आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, जो 10 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूं, रात के ही टाइम पे और वो भी 12 बजे के बाद ही ज्यादा छेड़छाड़ के अपराध मामला दर्ज हुए होंगे। यहाँ पर मैं पवार साहब से पूछना चाहूंगा। पवार साहब, जहां तक अगर यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो जो क्राइम ग्राफ वहां पे रहा है उससे कंपेयर किया जाए, यदि अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के अंदर क्राइम ग्राफ जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं और क्यों इसका सलूशन अब तक का नहीं निकल पाया है? मैं प्रांतवाद नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि आप देख लीजिए कि बरसों से जो मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें कहाँ के लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं वो भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। ऐसा है कि सारी समस्या की जड़ कानून सुव्यवस्था की और क्राइम की जो जड़ है वो इलिसिट एक्टिविटी। इलिसिट एक्टिविटी का मतलब जुआ हो, शराब हो, शराब के अड्डे हो, चाहे बार हो, चाहे परमिट रूम हो, यहाँ से जो मसल पावर, मनी पावर, ये सब निकलता है। ये सारी गुनाह की जड़ है और ये जड़ खत्म करने की तो पुलिस डिपार्टमेंट, जो बार बार कहा जाता है कि पुलिस कम है, इतने लोग हैं और इतनी पुलिस है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पुलिस का जो पहले कंट्रोल था, अभी बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम लेके पुलिस वाले अपना काम टालते हैं। बात यह है कि पुलिस में जाने के बाद में एक हद तक कुछ लेवल तक के आपको रिस्क उठानी है, और चाहे भले ऐसे टाइम पर कानून कंट्रोल करने के लिए कानून हाथ में लेना पड़े तो भी लेना चाहिए। ये थॉट चला गया है और अभी तो हर एक को अपना कैसा उल्लू सीधा होगा, अपना उल्लू कैसा सीधा होगा, यही बात पड़ी है। तो ये सारी बातें उनके लिए मैं पवार साहब से और इसके लिए पवार साहब को बीच में टोक रहा हूँ, कुछ बोलना है मुझे, प्लीज बताइए। संक्षेप में, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, आप अपनी बातों को संक्षेप में रखें। में आज ऐसा हो गया कि अगर आपके साथ कुछ हादसा हो गई है तो जो भी ड्यूटी ऑफिसर है वहां अगर कोई जाता है कंप्लेन लेकर के, तो पुलिस ऑफिसर पहले अपने डे पीआई को फोन लगाता, साहेब असा झाला काय करायचं, तो साहब ने बोला काय जरा बसून ठेवा, थोड़ा परेशान करके भगा देना। सत्यकांत तिवारी जी, इन बातों को तो उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खामियां है उसे पूरा करने की जरूरत है, ये बात तो कही है उन्होंने। उसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में एक ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर ड्यूटी ऑफिसर है और उसके सामने कोई भी ऑफेंस कंप्लेनर आया है तो उसको पूरा कंप्लेन करके उसके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। पुलिस आज भी अपने सीनियर लोगों के मैं चाहूंगा पवार साहब क्विक रिएक्शन दे, वक्त की पाबंदी है प्लीज सर। नहीं, क्राइम जितना करना, जितना गुनाह जुर्म है उतना ही दबाना भी जुर्म है, लेकिन पुलिस यदि अपनी कार्रवाई ठीक से करे, कंप्लेंट दाखिल होता है नहीं होता है छोड़ दीजिए, लेकिन वो कार्रवाई करे तो ये सारी चीजें के ऊपर कंट्रोल आ सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जब बोलते हैं तो लोगों को
आप तिवारी जी बताइए, आप कितने पेरेंट्स को बोलेंगे कि इसके ऊपर आप काम करो? चलिए इसके मुझे ऊपर लगता है कि ये सवाल आपको भी उठाना मेरे ख्याल से ये एक अहम मसला है, बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, लेकिन फिलहाल वक्त की पाबंदी के चलते मुझे आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा कहना पड़ रहा है। सत्यकांत तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नंदिता शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाईसी पवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अलीम शेख आपका और वो तमाम लोग जो इस वक्त आपके साथ में मौजूद है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक अहम सवाल है, क्या मुंबई में महिलाएं सुरक्षित है? क्या वाकई अब कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की जरूरत है हर एक आम इंसान को। जब तक का आम इंसान में जागरूकता नहीं आएगी इस तरह की घटनाओं के ऊपर रोक लगाने के लिए वाकई हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ पुलिस महकमे के ऊपर सिर्फ अगर एलिगेशन लेके कि पुलिस महकमा काम नहीं करता, लेकिन हर इंसान को कम से कम अपने अंदर भी एक पुलिस को तलाशना है, उसे भी जस्टिस दिलाना है और इस तरह के मसलों के ऊपर जागरूकता लाने की बहुत सख्त जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में आज बस इतना ही, मुझे तो इजाजत है, लेकिन कुछ क्षणों में आप स्पोर्ट्स अपडेट में देखोगे प्रयास हाटे को सर।